प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ओरिएंट गणित पर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। एक्सरसाइज 3.2 में जो हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, है ना। यानी कि हमको दो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा और उसे हम ग्राफ विधि द्वारा उसको हल करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, पिछले इंट्रोडक्शन में हम लोग सीख चुके हैं कि समीकरण दिया होता था, ठीक है, यानी कि वाले रैखिक समीकरण दिया होता था तो उसके हम हल निकालते थे। हल निकालने के बाद उसका जो दो बिंदु को सैटिस्फाई करता था, है ना, उसके बाद दो बिंदु हम निकालते थे यहाँ से, और दो बिंदु मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण का जो ग्राफ हम देखें, ठीक है, तो उसके ग्राफ एक सरल रेखा होता था, ठीक है। मान लीजिए ये समीकरण है मेरा, है ना। इसमें अगर यदि हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर 6 देता है ना। तो हम यहाँ से एक पॉइंट निकला, हमको बिंदु निकला 0,6, ठीक है। दूसरा हल इसमें निकलता था, x बराबर जब हम 9 रखते तो y बराबर 0 देता था, यानी कि दूसरा बिंदु है मेरा 9,0, ठीक है। तो ये दो बिंदु हम निरूपित करते थे और उसका हम जब ग्राफीय निरूपण जब देखते थे इस समीकरण का तो एक सरल रेखा देता था, और इस सरल रेखा में इसके ग्राफ पर हम देखें तो अनंत बिंदु हो सकता है ना। इस पर अगर देखें हम ध्यान से तो इस पर अनंत बिंदु हो सकता है इस रेखा पर। तो हम इसमें हम कहते थे, इसके निष्कर्ष निकालते थे कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, है ना। तो अनंत बिंदु हो सकते हैं तो अर्थात इसके अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, है ना, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होगा, यानी कि जोड़ा होगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हम लिए एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14। और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं x माइनस वाई 4, ठीक है। हम यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिए, है ना, जोड़ा लिए, ये है ना। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक समीकरण जो है एक लाइन देता है, ठीक है, और यहाँ पे दो समीकरण हम लिए तो दो लाइन देगा, और दो लाइन की प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो लाइन जो है किस प्रकार का होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है कि एक दूसरे के ऊपर संपाती है कि एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए और इसके अगर यदि हल के बारे में चर्चा करें, इसके दो समीकरण के हल के बारे में अगर चर्चा करें, दो समीकरण युग्म हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल वह मान होता है, एक्स वाई का वह मान होता है जो दी गई समीकरण को, है ना, संतुष्ट करे, यानी कि LHS और RHS मेरा बराबर होता था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए x और y का मान रखने पर, तो वो जो मेरा मान कहलाता है, x और y का मान जो कहलाता है वो मेरा उस समीकरण का क्या है, हल कहलाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर हम x और y का ऐसा मान चुने कि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यानी कि दोनों समीकरण में यदि हम x और y का वो मान को रखें तो उसका LHS और RHS इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो जो कहलाएगा वो दो समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे x तथा y का वह मान जिसके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 लिए हैं, है ना, दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, है ना, यानी कि इसके LHS और RHS इक्वल हो जाए, उस समीकरण युग्म का हल कहलाता है, ठीक है। तो हम दोनों समीकरण में अगर हम x का मान 9 रखते हैं, है ना, x का मान लीजिए 9 रखते हैं और y का मान हम रख दे 5, ठीक है। अगर हम y का मान 5 रखते हैं, है ना, दोनों समीकरण में, तो देखिए हम जब समीकरण 1 को देखें ध्यान से, समीकरण 1, ठीक है, आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है भाई, x प्लस वाई
बराबर क्या है 14, यानी कि x का मान क्या है 9 प्लस y का मान 5, है ना। ओके, तो ये जो है ना 14 हो गया और ये भी 14, यानी कि इसके लिए LHS और RHS जो मेरा है वो इक्वल हो गया, है ना। तो ये इस समीकरण का हल होगा, है ना। अगर समीकरण 2 में हम देखें, समीकरण 2 में अगर हम x का मान 9 रखें और y का मान क्या है भाई 5, 4, है ना। तो यहाँ पे भी 4, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो x बराबर 9 और y बराबर 5 के लिए ये दोनों समीकरण है, समीकरण 1 तथा 2 जो है मेरा वो क्या करता है भाई संतुष्ट करता है, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 5 पर ये दोनों समीकरण LHS बराबर RHS हो जाता है। तो x बराबर 9 और y बराबर 5 जो है वो दोनों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का क्या कहलाएगा हल कहलाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ सवाल उठता है कि x बराबर 9 और y बराबर 5 आप कहां से लाए, है ना। क्या आप तुक्का लगाए, कहां से उठाए, कैसे आप जान गए कि x बराबर 9 और y बराबर 5 रखने पर ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए हम यही सीखने वाले हैं कि ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल करेंगे, है ना। तो हल करने पर इसको पता चलता है दोनों समीकरण को अगर यदि हम हल करते हैं तब ग्राफ विधि द्वारा भी इसको हम हल कर सकते हैं और विदाउट ग्राफ के द्वारा आप आगे एक्सरसाइज में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए आपको सिर्फ ग्राफ विधि से हम समझेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जान चुके हैं कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है एक लाइन होता है, एक रेखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को एक रेखा मान लिए L1 और दूसरे समीकरण को रेखा मान लिए L2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट समीकरण में कि यदि हम x बराबर 9, है ना, तो यहाँ पे हम पहले सीखे कि x बराबर 9 और y बराबर 5 जो है वो दोनों समीकरण का हल है, ठीक है। हम लोग सीखे थे यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 5 जो है वो समीकरण 1 का हल था, सॉल्यूशन था। तो ये जो बिंदु है ना मेरा x बराबर 9 y बराबर 5, है ना, ये जो बिंदु है वो इसके L1 पर स्थित होगा कि नहीं, है ना। ये जो बिंदु है L1 पर स्थित होगा, यानी कि L1 पर बिंदु 9,5 स्थित होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समीकरण का जो ग्राफ है उस पर उसका सॉल्यूशन, उसका जो हल है वो स्थित होता है, ठीक है। तो L2 का भी यही है 9, x बराबर 9 और y बराबर 5, यानी कि ये जो है L2 पर भी होगा, स्थित होगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि L1 और L2 पर ये जो है, ये जो बिंदु 9,5 जो है वो L1 और L2 दोनों पर स्थित होगा, ठीक है। अर्थात हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दोनों समीकरण है इस पर कोई उभयनिष्ठ बिंदु स्थित है ना। ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है 9,5 ये दोनों लाइन पर स्थित है ना, L1 तथा L2 पर, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, ठीक है। अर्थात हम लोग देखें कि किसी भी दो समीकरण युग्म का हल दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाओं पर स्थित उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कैसा बिंदु होता है भाई, कॉमन बिंदु होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हम लोग ये सीखें कि कोई भी दो समीकरण युग्म पर जितने भी उभयनिष्ठ बिंदु होंगे उस समीकरण युग्म का उतने ही हल होंगे, ठीक है। जितने भी जो दो समीकरण है उसका ग्राफ पर जितने भी कॉमन पॉइंट होगा ना, स्थित जितने भी कॉमन पॉइंट होगा वो उस समीकरण युग्म का उतने ही हल होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का दो समीकरण मतलब दो समीकरण युग्म पर एक कॉमन पॉइंट है, एक उभयनिष्ठ बिंदु, तो उसका एक हल होगा। दो उभयनिष्ठ बिंदु है तो दो हल होगा। इस तरह से अनंत उभयनिष्ठ बिंदु है तो अनंत हल होगा। अगर यदि कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है ना,
दो रेखाओं पर अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे भाई, हमने सीखा कि अर्थात किसी भी दो समीकरण युग्म का, है ना, किसी भी दो समीकरण युग्म का हल दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाओं पर स्थित उभयनिष्ठ बिंदु, है ना, यानी कि कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, अर्थात जितने भी उभयनिष्ठ बिंदु होंगे उतने ही हल होंगे। ठीक है, तो अर्थात हम लोग कोई भी दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का अगर यदि हम दो समीकरण लेते थे युग्म का, तो उसका अगर यदि हम ग्राफ देखते थे तो कैसा रहता था भाई, तो एक दूसरे को क्या करता था, प्रतिच्छेदित करता होगा, है ना। मान लीजिए ये मेरा L1 है और मेरा L2 है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या होगा, प्रतिच्छेदित करते हुए मिलता था, और एक मिलता था संपाती। ठीक है, एक स्थिति तो होता था, क्या होता था, संपाती होता था। ये मेरा L1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा L2 है यहाँ से यहाँ तक, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ। ठीक है, और तीसरा स्थिति जो हमको मिलता था पैरेलल, है ना, समांतर, L1 जो है वो L2 के समांतर। ठीक है, तो अगर यदि हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो कितने उभयनिष्ठ बिंदु भाई L1 और L2 पर, कितने, एक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु, है ना, बिंदु, अगर यदि इस पर एक उभयनिष्ठ बिंदु हुआ L1 और L2 पर, ठीक है, ये तो इसका जो L1 और L2 का जो है ना हल होगा वो केवल एक होगा। ठीक है, और इस पर अगर यदि हम देखें उभयनिष्ठ बिंदु तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। इस प्रकार से अनंत उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं L1 और L2 पर, है ना, क्योंकि दोनों संपाती है, एक दूसरे पर ओवरलैप है, तो इस पर अनंत हो सकते हैं ना, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु, अनंत कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर हम लोग देखने को मिला कि अनंत उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु, तो इसके अनंत हल होंगे, है ना, अर्थात इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, और अगर यदि हम ये स्थिति पर चर्चा करें जो L1 और L2 एक दूसरे को क्या है, समांतर है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक भी कॉमन पॉइंट नहीं, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या एक दूसरे पर, दोनों पर क्या उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट मेरा देख रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो नहीं है ना। तो इसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसके क्या होगा भाई, तो इसके कोई हल नहीं होगा, है ना, एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग देखें कि अगर यदि कोई L1 और L2 अगर यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग समझे कि अगर कोई लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, और अगर यदि कोई लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, यानी कि संपाती है, तो उसके अनंत उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, अनंत कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, L1 और L2 के, तो इसके जो है अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, और समांतर, अगर यदि L1 और L2 समांतर हैं तो इसके कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं। तो अर्थात जब कोई दो रेखाएं आपस में समांतर है तो उसके कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ हल की बात करें तो जो मेरे केस 1 है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो उसमें ही है ना, केवल हम फर्स्ट केस में ही बता सकते हैं कि कितने हल होंगे। ठीक है, कोई भी समीकरण के हल के बारे में अगर यदि हमको चर्चा करें तो ये जो पहला केस है मेरा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो उसमें ही बता सकते हैं।
और केवल ये जो दोनों शेष है इसमें हम हल के बारे में नहीं बता सकते कितने हल होंगे, ठीक है। अर्थात आपको एक समीकरण दिया होगा, एक समीकरण का युग्म दिया होगा, जोड़ा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया गया समीकरण को पहले हम ग्राफीय निरूपण देखेंगे, ग्राफ के द्वारा उसको दर्शाएंगे, जैसे पहले हम पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तो उस प्रकार हम ग्राफीय निरूपण देखेंगे। ग्राफीय निरूपण देखने के बाद अगर यदि दो रेखा है हमको तीन स्थिति मिलेंगे, कैसा मिलेंगे, तीन केस के सिवाय आपको चौथा केस देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आज तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता हुआ मिलेगा, आज तो एक दूसरे के ऊपर संपाती मिलेगा, आज तो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होगा, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये तीन केस के सिवा आपको चौथा कोई केस देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीन स्थिति में देखने के बाद हम यहाँ ये पता करेंगे कि कोई भी दो समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर यदि दो रेखाएं आपको प्रतिच्छेदित करता हुआ मिले तो वो जो है केवल और केवल एक हल देगा, ठीक है। दी गई समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल देगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अगर यदि एक दूसरे को संपाती होगा तो उसके अनंत हल होंगे, क्योंकि उसके अनंत कॉमन पॉइंट हैं, ठीक है। और अगर यदि एक दूसरे के समांतर हैं तो उसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो है उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीन एग्जाम्पल लिए, ठीक है, एक ये एक और एक, ठीक है। तीन एग्जाम्पल लिए, तीन एग्जाम्पल का हम ग्राफीय निरूपण देखे, ठीक है। आपको समझने के लिए हम ग्राफीय निरूपण द्वारा दर्शा दे रहे हैं। तो और इसके लिए डिटेल बारे में हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि समीकरण एक का है ना, समीकरण एक का ग्राफ इस प्रकार है, समीकरण दो का ग्राफ ये है, ठीक है। और ये जो है प्रतिच्छेदित बिंदु मेरा है 4,2, यानी कि ये दोनों समीकरण का जो है हल 4 और 2 है, ठीक। x बराबर 4 और y बराबर 2, ये दोनों समीकरण का हल हुआ। तो इस पर हम देखें यहाँ पे क्या है भाई, प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, केवल एक है, ठीक है। तो इसके जो है उभयनिष्ठ बिंदु जो है केवल एक है, ठीक है, कॉमन पॉइंट एक केवल एक है, तो इसके केवल एक हल होंगे, ठीक है। और इसके उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये जो दोनों समीकरण है मेरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो ये जो ओवरलैप करेगा तो इसके अनंत उभयनिष्ठ बिंदु देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसके अनंत हल हो सकते हैं। और समीकरण तीसरा जो हम लोग देखे, एग्जाम्पल तीसरा जो हम लोग देखे कि x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर 12, है ना। तो इसको जो हम देखे दोनों समीकरण को, तो ग्राफीय निरूपण देखे कि समीकरण एक मेरा ये है, समीकरण दो मेरा ये, तो ये जो है क्या कर रहा है, ये जो है एक दूसरे को पैरेलल है, इसका जो ग्राफ है एक दूसरे को समांतर है, ठीक है। तो इसके एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इस प्रकार इसके कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमको मिला देखने को कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है ना, यानी कि समीकरण एक तथा दो का जो है केवल और केवल एक हल होंगे, ठीक है, केवल एक हल होंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग देखे कि अनंत उभयनिष्ठ बिंदु में हमको देखने का मिला, है ना, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु, इसके अनंत हल होंगे, ठीक है। और तीसरा केस में हम लोग देखे एक दूसरे के समांतर है तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है, अर्थात इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, कोई हल नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, ये जो मेरा दोनों केस है ना वो संगत युग्म कहलाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट केस है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो वो संगत युग्म कहलाएगा, एक दूसरे के संपाती है तो ये भी संगत युग्म कहलाएगा। और ये जो है
असंगत जुग्म कहलाएगा। ठीक है, असंगत जुग्म। तो इस प्रकार आप ग्राफिकली बता सकते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के हल के बारे में। ठीक है, कि केवल एक हल होगा, कि अनंत हल होगा, या फिर एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीन केसेस देखें। पहला केस है जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, इस स्थिति में समीकरण जुग्म का अद्वितीय हल है ना, यानी कि केवल एक हल होता है। ठीक है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो तो उसका केवल एक हल होगा, और इसे समीकरण जुग्म का संगत जुग्म यानी कि कॉन्सिस्टेंट पेयर कहते हैं। दूसरा केस है जब रेखाएं समपाती हो। ठीक है, इस स्थिति में समीकरण जुग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, इस रैखिक समीकरण के क्या कहते हैं भाई, आश्रित यानी कि संगत जुग्म कहते हैं। ठीक है, आश्रित जितने भी आश्रित समीकरण जुग्म होगा वो संगत होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंत में तीसरा केस मेरा बनता है जब रेखाएं एक दूसरे को समांतर हो। ठीक है, इस स्थिति में समीकरण जुग्म का कोई हल नहीं होता है तथा इसे समीकरण का असंगत जुग्म है ना, इसे समीकरण का असंगत जुग्म यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट पेयर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म को केवल देख के हम बता सकते हैं कि एक दूसरे को ये समांतर है, कि संपाती है, कि पैरेलल है। ठीक है, उसके हल के बारे में उसे हम देख के बता सकते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म का जनरल फॉर्म है ना, क्या होता है भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो है मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के क्या भाई जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको इसमें दी गए समीकरण को सबसे पहले कोई भी दिया हुआ समीकरण रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद उसको हम इस फॉर्मूला पे चेक करेंगे। ठीक है, कि ये जो मेरा है ना, a1 जो है मेरा, यहाँ a1 x का कोफिशिएंट है, b1 जो है y का कोफिशिएंट है, और c1 मेरा जो है अचर पद है ना। इसी प्रकार a2 यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और b2 मेरा y का गुणांक है, और c2 जो है अचर पद है। ठीक है, यदि पहला है a1 बटे ये 2 है ना नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाए है ना, अगर यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म का है ना रेशियो को चेक करें a1 बाई a2 b1 बाई b2, तो इसका जो है अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा, यानी कि एक हल होगा तो क्या होगा भाई, इसके रेखा जो है, इसका ग्राफ जो है एक दूसरे को क्या करते हुए मिलेगा भाई, प्रतिच्छेदित करता हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है एक दूसरे को एक बिंदु पर है ना, यानी कि प्रतिच्छेदित करेगी। प्रतिच्छेदित कोई भी रेखा एक ही बिंदु पर करता है। ठीक है, करेगी। और दूसरा केस है जब क्या हो भाई, a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 बराबर हो जाए c1 बाय c2। ये मेरे तीनों अगर यदि बराबर हो जाए, ये अनुपात जो है a1 बाय टू b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों अगर आपस में इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है,
तथा इसका ग्राफ किस प्रकार का भाई, तथा इसका ग्राफ एक दूसरे संपाती होगा। ठीक है, यानी कि जब इसका ग्राफ संपाती होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, जब संपाती होगा तो इसका जो है अनंत हल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तीसरा केस, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 परंतु बराबर नहीं है c1/c2 की, है ना, कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, तब जो है इसके एक भी मतलब हल नहीं होंगे। ठीक है, तब इसके एक भी हल नहीं होंगे, अर्थात इसका ग्राफ क्या होगा भाई, एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लो आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे कि इसका जनरल रूप में लिखेंगे कि जनरल रूप में इसका क्या है। ठीक है, यानी कि a1 b1 c1 जो है एक तरफ होना चाहिए। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टेप 1 में सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, दिया हुआ समीकरण को इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद दूसरा स्टेप में हम इसको कोफिशिएंट को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसके गुणांक को देखेंगे। ठीक है, गुणांक के रेशियो को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में पहले लिखते हैं x माइनस 2y और यहाँ पर c के जगह कुछ नहीं है ना, 0 हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा है मेरा 3x प्लस 4y, यहाँ पे प्लस 20 है। ठीक है, इधर जगह क्या होगा, माइनस 20 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण 1, मान लीजिए समीकरण में 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसके x का गुणांक यहाँ पे क्या है भाई, 1 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, -2 है, और यहाँ पे c1 मेरा क्या है भाई, 0 है। तो यानी कि a1 बराबर क्या होगा भाई, 1। x का गुणांक को देखना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो b1 का गुणांक क्या है भाई, b1 का गुणांक देखिए -2 है, -2। ठीक है, और c1 का गुणांक क्या भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 होगा। ठीक, और इसी प्रकार a2 का गुणांक मेरा क्या भाई, यहाँ पे देखिए a2 है ना, 3, सॉरी a2 मेरा क्या है, 3 है, और b2 मेरा क्या है, 4 है, यानी कि y का गुणांक b2 मेरा 4 है, और c2 क्या है भाई, -20 है। तो हम लोग चेक करते हैं भाई क्या है, a1/a2 क्या होगा भाई, 1/3, b1/b2 -2/4, यानी कि -1/2। तो अगर इधर हम a1/a2 1/3 है, b1/b2 -1/2 है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, यानी कि इसका जो है एक हल होगा और इसका जो ग्राफ है किस प्रकार होगा भाई, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता हुआ मिलेगा। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण के
समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे। ठीक है भाई, एक हल होंगे और इसके क्या होगा, इसका ग्राफ जब देखें तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता हुआ मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।